वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है। मैं हूं शाजिया निशान। प्रोग्राम में मेरे साथ हैं सईद काजी और इस्लामाबाद से हमारे साथ है रौसिया अफसार। नाजरीन, ड्रोन हमले में तालिबान कमांडर वली रहमान की हलाकत एक ऐसे वक्त में हुई जब कल नई हुकूमत बरसर इक़्तिदार आने वाली है और जिस दिन यह हलाकत हुई उसके चंद घंटों बाद ही खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के अरकान की हलफ बर्दारी की तकरीब थी। अब यहाँ इमरान खान की हुकूमत है जो हमेशा से ड्रोन गिराने की बात करते आए हैं। इस हमले के बाद इमरान खान ने मियां नवाज शरीफ को यह पैगाम दिया है कि वो अपनी हुकूमत का आगाज ड्रोन हमलों को रोक कर या इन्हें गिरा कर करें तो इनका हम भरपूर साथ देंगे। यानी अगर हम ये कहें कि मुस्लिम लीग नवाज पर ओपोजिशन का ये पहला प्रेशर है तो गलत नहीं होगा। उधर तालिबान से मुज़ाकरात करने वाले मियां साहब को भी ये पता चल गया होगा कि इस ड्रोन हमले के बाद तालिबान ने बदला लेने का ऐलान करते हुए हुकूमत के साथ मुज़ाकरात से इनकार कर दिया है। यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि आखिर जब पाकिस्तान में नौमुंतखब सियासी जमातें और तालिबान आहिस्ता आहिस्ता मुज़ाकरात की जानिब बढ़ रहे हैं तो अमरीका को इस हमले की जरूरत क्यों पेश आई, इस पर हम बात करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे रेड क्रेसेंट सोसाइटी के चेयरमैन मेजर जनरल चौधरी नवाज खान अब ये कह रहे हैं कि अभी तक 2010 के सैकड़ों सैलाब मुतासरीन बगैर छतों के बेयारो मददगार पड़े हैं, उन्हें आबाद करने की जरूरत है। 2011 की मानसून बारिशों ने भी बहुत से लोगों को बेघर किया और अब फिर मानसून बारिशें शुरू होने वाली हैं तो वो लोग जो अभी तक आबाद नहीं हुए, उनके इंतजाम अभी तक नहीं किए गए, तो मुमकिना बारिश और नुकसानात से बचने के लिए क्या किया जाएगा, इस पर हम बात करेंगे। साथ ही हम बताएंगे कि आपने ये मुहावरा तो सुना ही होगा कि जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। इसकी ताज़ा मिसाल चीन में सामने आई है, वो क्या है इस बारे में भी हम आपको बताएंगे। और सोने के शहर गुजरात से उठने वाली दिलकश आवाज़ आज भी अपने मद्दाहों के कानों में रस घोल रही है। जी हाँ, इस आवाज़ के मालिक इनायत हुसैन भट्टी आज हम में नहीं रहे और उनकी 14वीं बरसी आज मनाई जा रही है। इस हवाले से भी हम आपको मजीद अपडेट करेंगे। इनके कुछ जो गाने हैं वो भी आपको सुनवाएंगे। इन तमाम खबरों पर बात करने से पहले ताज़ा तरीन खबरें लेंगे क्लासरा साहब और काजी साहब से। जी काजी साहब। शाजिया, एक आगाज़ में तो मैं बात करूंगा कि एक फॉरवर्ड ब्लॉक की बातें हो रही थी कि बनेगा पीपल्स पार्टी का सेनेट में, क्योंकि एक सेनेट में 39 सीट्स हैं पीपल्स पार्टी की और एक ख्याल ये था कि अब ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी को एक मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को कोई भी लेजिस्लेशन अगर करनी है तो वहाँ रुकावट आएगी। मगर इसमें हैरत की बात यह है कि एक जो मीटिंग हुई है जिसे आज रिपोर्ट भी किया गया है उसमें पीपल्स पार्टी के कुछ अहम सैनिटर्स के नाम भी लिए गए हैं और कहा जा रहा है कि 1 दर्जन के करीब लोग जो हैं ये इस बात की तो तरदीद हुई है कि मुस्लिम लीग नून ने उनसे कोई रब्ता नहीं किया। अलबत्ता ये एक ऐसा ब्लॉक बन रहा है जो कि आने वाले दिनों में वो जो एक इंप्रेशन था उसे डिस्पेल करेगा। और मैं ख़ास तौर पे बात करूंगा कि पीपल्स पार्टी जो इलेक्टेबल्स की सियासत करती रही है, भले वो सेनेट के टिकट हों बल्कि वो दूसरे लोगों के टिकट हों, तो वो आज कहाँ खड़ी है और कुछ ऐसे अहम नाम होंगे जिसे देख के खासी हमें हैरत भी होगी। और दूसरी खबर ज़रा आज थोड़ी मुख्तलिफ वो ये शादी, मैं एक पढ़ रहा था आर्टिकल, आजकल एक बड़ी रिसर्च चल रही है कि हैप्पीनेस क्या है, खुशी क्या है। और पहले रसल ने भी एक किताब लिखी थी कॉन्क्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस। तो एक सर्वे आया है बड़ा इंटरेस्टिंग। ये सर्वे उन लोगों से किया गया है कि इंग्लैंड में एक फैसिलिटी है जहाँ अंदाजन जब लोगों की मौत में 2 या 3 हफ्ते रह जाते हैं तो उन्हें वहाँ रखा जाता है। तो वहाँ एक नर्स ने उन मरने वाले लोगों से पूछा कि वो क्या हसरत थी आपकी कि जो आप अब अगर मुड़ के देखें जो पूरा ना हो सकी, तो वो 5 हसरतें हैं, वो क्या थी, उस पर हम बात करेंगे और देखेंगे कि ये इसमें हमारे लिए भी बड़ा सबक होगा। ठीक है जी, क्लासरा साहब आपके पास क्या है? जी, 2 बेसिकली स्कैंडल्स हैं और जैसे प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम उनको जाकर डिस्कस करेंगे। एक तो ये डॉक्टर आसिम हुसैन जो सदर जरदारी साहब के बड़े करीबी आदमी, कल उनको नैब ने यहाँ पे बुलाया था और ख़ासी देर तक उनको ग्रिल किया गया और आसिम हुसैन साहब पे बड़े शदीद इल्ज़ामात लगते हैं कि हुकूमत के आखिरी दिनों में अगर किसी ने सबसे ज़्यादा फैसले करवाए हैं जिसमें आप कह सकते हैं अच्छा खासा एक माल पानी वाला जिक्र आता है तो वो डॉक्टर आसिम हुसैन साहब ही थे। और सलीम मांडीवाला को वो वज़ीर ख़जाना लाने में भी उनका बड़ा हाथ था, जो आखिरी दिनों में उन्होंने इजलास किया और बहुत सारे उन्होंने फैसले कराए जिनको बाद में चैलेंज भी किया गया। एक तो डॉक्टर आसिम हुसैन साहब जो नरगे में आए हैं नैब के, उस पर बात करेंगे। और साथ में हमारी एक फॉलोअप स्टोरी जो चल रही है अंजुम अकील खान स्कैंडल है, कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उससे रिलेटेड जब मज़ीद इंकशाफात हुए हैं और उनको कहना पड़ेगा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कि हमने तो अंजुम अकील खान साहब का जो स्कैंडल अगेन जो दुनिया टेलीविजन ने ब्रेक किया था, फॉलोअप स्कैंडल था उनका कि कैसे उन्होंने 4 अरब रुपए को 2 करोड़ रुपए में उन्होंने तब्दील कर दिया था, सेटलमेंट अमाउंट थी। तो कल चीफ जस्टिस साहब के सामने भी
हैरानियों का एक बहुत बड़ा समंदर था, उस पर भी हम बात करेंगे कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कल क्यों हैरान रहेंगे जब उनके सामने बहुत सारी नई डिटेल्स हैं इस स्कैंडल से रिलेटेड। ठीक है, इस पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आज हमें बात करनी है कि तालिबान की जानिब से मुज़ाकरात की जो पेशकश थी उसे ख़त्म करने का ऐलान किया गया है और कहा गया है कि हुकूमत से हम बाज़ाब्ता वली रहमान की हलाकत का बदला लेंगे। इस पर बात करने के हमारे साथ सीनियर तज्ज़ियाकार डॉक्टर हसन अस्करी मौजूद है, उनसे बात करते हैं टेलीफोन लाइन पर। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आखिर जब पाकिस्तान की सियासी जमातें तालिबान से मुज़ाकरात के लिए तैयार हो जाती हैं, वो हथियार फेंकने पर, अगर हुकूमत के रिट कबूल करने पर तैयार हो जाते हैं, तो ऐसी सूरत हाल में जब हालात ठीक होने के दहाने पर हों, बात करने की कोशिश की जा रही है, तो अमेरिका को ऐसे ड्रोन हमलों की, ऐसे हमलों की जरूरत आखिर पेश क्यों आती है? देखिए, पहली बात तो ये है कि आपने बहुत सी अजम्पशंस ऐसी कर दी जिसकी के कोई अभी तक बुनियाद नहीं है कि हालात बेहतर होने वाले थे। अभी गुफ्तगू के लिए इब्तदाई कोशिशें हो रही थी और हो सकता है इस गुफ्तगू से जो बातें आपने कही हैं वो रियलाइज हो जाती, लेकिन अमेरिका की जो पॉलिसी है वो बुनियादी तौर पे इस बात पे डिपेंड नहीं करती कि पाकिस्तान के अंदर क्या है, हुकूमत बदल रही है। वो अपने हिसाब से, अपनी कैलकुलेशन से, अपने मफादात के हिसाब से चलते रहते हैं। उनके हाथ ये टारगेट लगा और उन्होंने जो है वो टारगेट पे हमला कर दिया, जिसके लिए मसला जो है वो पाकिस्तान हुकूमत के लिए डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के अंदर बन गया, क्योंकि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में मुशर्रफ की हुकूमत, फिर पीपल पार्टी वालों की हुकूमत, अब नई हुकूमत आएगी। तो माजी में हमने काफी इस पे डबल पॉलिसी रखी है और आवाम को झूठ बोला है, तो उसकी वजह से माजी में भी हुकूमतें मुश्किल में फंसती थी और अब नई हुकूमत के लिए भी एक मुश्किल सिचुएशन पैदा हो गई है। अच्छा, हसन अस्करी साहब, ये फरमाइए, तो आप दुरुस्त कह रहे हैं और ये अभी कुछ कौन इस वार ऑन टेरर को जिंदा रखना चाहता है ड्रोन्स के जरिए, ये अब इतनी भी कोई राज नहीं है, मगर मुझे ये बताइए कि ये जो आज इमरान खान साहब का बयान आया है कि जी ड्रोन्स पे आप पहला जो डिसीजन है नवाज शरीफ साहब को वो लेना चाहिए, तो गोया जो हमारे मुल्क के अंदर जो एक पॉलिटिकल डुअल शुरू होने वाला है इस नई हुकूमत के आने के बाद, तो वो भी सियासत जो है ज़ाहिर है वो बैठे हैं वहां पे खैबर पख्तूनख्वा में, हमले वहां पे होने हैं और वो डिफ्लेक्ट करेंगे इधर सेंटर की तरफ, ऐसा लग रहा है आपको? मेरा ख्याल है कि ये इशू अंदरूनी पॉलिटिक्स में ज्यादा तेज हमें नजर आएगा। पाकिस्तान यूएस रिलेशन में शायद इतना तेज ये इशू हमें डायरेक्टली नजर ना आए, और अंदरूनी तौर पर प्रॉब्लम अब नई हुकूमत की ये बन जाएगी, फेडरल हुकूमत की, कि क्या इस पे पॉलिसी ऑप्शंस क्या एक्सरसाइज करे। इमरान खान के लिए ये बात कहना आसान है कि अटैक कर दें, क्योंकि वो पावर में नहीं है, जिम्मेदारी उन पे नहीं आती फॉरेन पॉलिसी कंडक्ट करने की, लेकिन जो पाकिस्तान की हुकूमत को रन कर रहा है, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को रन कर रहा है, मेरा नहीं ख्याल कि वो ये ऑप्शन मौजूदा हालात के अंदर एक्सरसाइज कर सकता है कि उन पे अटैक कर दें, क्योंकि अटैक करने से हासिल कुछ नहीं होगा। हाँ, डिप्लोमेटिक ऑप्शंस हैं जो मेरा ख्याल है नई हुकूमत को इस वक्त जो उनको अपॉर्चुनिटी है नई हुकूमत की हैसियत से, वो ज्यादा सीरियसली परसू करें और जो हकीकत है ड्रोन पॉलिसी की वो लोगों को बताएं, और जो आपके खिलाफ जो आर्गुमेंट इंटरनेशनल लेवल पे इस्तेमाल की जाती है उस आर्गुमेंट से भी लोगों को बताएं। डॉक्टर साहब, तालिबान कहते हैं कि हम आने वाली हुकूमत से बदला लेंगे, लेकिन जो ड्रोन हमला हुआ इसमें अभी मियां नवाज शरीफ वजीर आजम नहीं बने, अभी हलफ बर्दारी की वैसे तकरीब नहीं हुई, तो जिम्मेदारी इस हमले की मियां नवाज शरीफ पर तो नहीं डाली जा सकती, क्योंकि उनके दौर में तो ये हमला नहीं हुआ। बिल्कुल सही है आपकी बात कि इस हमले की जिम्मेदारी उस हुकूमत पर डाली नहीं जा सकती जो अभी बरसर इक़्तिदार ही नहीं आई, कायम ही नहीं आई, तो ये गैर जरूरी किस्म की बात की जा रही है। लेकिन तालिबान का मसला ये है कि वो अमेरिका के खिलाफ तो कार्रवाई करने के ऑप्शंस उनके पास ना होने के बराबर हैं, तो उनका जो गुस्सा होता है, उनका जो जोर चलता है वो पाकिस्तान की हुकूमत पे चलता है या पाकिस्तान की उस अवाम के पास चलता है जिसकी जो है हिफाजत जो है वो हमारी हुकूमत या हमारी रियासत करने से कासिर रहती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर हसन अस्करी साहब आपका। इस पर मजीद हम बात करते हैं प्रोग्राम में, वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। खुशामदीद। तालिबान का मुज़ाकरात से इनकार और इमरान खान का ड्रोन गिराने के लिए इसरार, एक नई सूरत हाल पैदा हो रही है। क्लासा साहब, 2014 में अमेरिका अफगानिस्तान से फौजियों को निकालना चाहता है, अपना सामान निकालना चाहता है और पाकिस्तान की ज़रूरत है उसे इस सारी सूरत हाल से निपटने के लिए।
तो हमारे पास, पाकिस्तान के पास एक अच्छा मौका है अपनी बात मनवाने के लिए, ड्रोन रोकने के लिए, इस पर प्रेशर डालने के लिए। अच्छा, जो बात मेरा ख्याल पाकिस्तान के लोगों को नहीं बताई जा रही, जिससे सारी कन्फ्यूजन हो रही है और मेरा ख्याल जारी रहेगी। जब हम ये कहते हैं कि अमेरिका वो अफगानिस्तान से जा रहा है, तो लोगों में ये तस्वर जाता है कि वो बिल्कुल कंप्लीटली इसको छोड़ के जा रहा है, जो ऐसे नहीं है। आप ये कह सकते हैं कि अमेरिकन अपने अफगानिस्तान में अपनी फौजी प्रेजेंस को कम कर रहे हैं, अपने फौजी साइज को रिड्यूस कर रहे हैं। अफगानिस्तान से वो जा नहीं रहा, ये लोगों को प्लीज़ बताने की ज़रूरत है। मेरी जिससे भी बात होती है, हमारे दानिश्वर बार बार ये कहते हैं, देखा ना हमने अफगानिस्तान में उनको मजबूर कर दिया अमेरिकन को जाने पर, वो वापस जा रहे हैं लेकिन अपनी स्ट्रेंथ को रिड्यूस करके जा रहे हैं। अड्डे भी रहेंगे, जहाज़ भी रहेंगे, तोपें, गन्ने और बंदे भी रहेंगे उनके, मेरा ख्याल 30 से 40,000 उनके वहाँ सोल्जर्स भी रहेंगे। सो ये बात हमें समझनी चाहिए कि अफगानिस्तान में हमारा नेबर जो है, अब वहाँ अफगान से ज़्यादा ये होंगे, अमेरिकन होंगे। एक चीज़ असल जो ड्रोन वाला मसला है, जो अभी उस अस्करी साहब भी बात कर रहे थे, ये बहुत सारे तजिया निगार ये महसूस करते हैं कि इमरान खान साहब की जो शिकस्त में एक मेन रीज़न बनी है या बनाई गई है, उनका ये स्टेटमेंट देना कि जब मैं पावर में आया तो मैं आगे ड्रोन गिराऊंगा। और उससे पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट थी, ये फौजी एस्टेब्लिशमेंट भी डरी है कि मुमकिन है कल को मुल्ला उमर और सद्दाम हुसैन की तरह शायद हमें अमेरिका से कुछ जंग ना करनी पड़ जाए। इंटरनेशनल कम्युनिटी भी डर गई है, जिसमें आपकी नेटो भी है, जिसमें आपका अमेरिकन भी हैं। तो वो भी मेरा ख्याल इमरान खान साहब के लिए अनगार्डेड और थोड़ा सा आप कह सकते हैं जल्दी स्टेटमेंट था, जब उन्होंने ये कहा कि मैं फौज को कहूँगा कि आप जाएं और उनके अमेरिकन से लड़ जाएं। सो ये अभी भी इमरान खान साहब को थोड़ी सी चीज़ ऑन ग्राउंड समझनी पड़ेगी। और मैं समझता हूँ इमरान खान साहब पर भी दबाव पड़ सकता है। अभी तो वो ये नवाज शरीफ साहब को कह रहे हैं कि आप यहाँ पे ड्रोन गिराएं या रुकवाएं। कल को अगर ये डिमांड यहाँ से आना शुरू होगी कि खान साहब आपके यहाँ से नेटो कंटेनर जो चल रहे हैं और जो KPK से गुजर के जाएंगे, आप उनको रोकें फिर। सो इमरान खान साहब को अब थोड़ा सा मेरा ख्याल है एज ए रूलर के तौर पर, एज एक ट्रबल जो सूबा है उसके हुक्मरान के तौर पर सोचना होगा। नवाज शरीफ के साथ मिल के बैठ के कोई स्ट्रेटजी बनानी होगी। अगर उन्होंने ये कहा कि आप ड्रोन करें, तो कल को नवाज शरीफ साहब कहेंगे कि खान साहब आप वहाँ से कंटेनर को रोकें। इट्स ए कैच-22 सिचुएशन। पाकिस्तान के लिए आसान मसला नहीं है। एक तो पाकिस्तान पे जब दबाव डालते हैं तालिबान के, आप अमेरिकन को रोकें, आप ड्रोन को रोकें, तो पाकिस्तान का दुनिया हंसती हो कि हमारे जैसे लोग भी हैरान होते हैं कि तालिबान को अगर हम नहीं रोक सकते, अगर पाकिस्तानी फौज नहीं रोक सकती तालिबान को, उनको कंटेन नहीं कर सकती, उनको चेक नहीं कर सकती, तो अमेरिका तो बहुत बड़ी पावर, उसको कैसे चेक करेंगे? रास्ता मुज़ाकरात का बचता है। जब मुज़ाकरात की बारी आती है तो उधर से ड्रोन गिरना शुरू हो जाते हैं और तालिबान फिर से सर उठाना शुरू हो जाते हैं। पाकिस्तान तो एक दरमियान में कशमकश की सूरत हाल में फंसा हुआ है। मैं वही कह रहा हूं कि पाकिस्तान तो इस पोजीशन में नहीं है। पिछले 12 साल से 40,000 बंदा मारे गए पाकिस्तान में। हम तो तालिबान, जिनके आप कह सकते हैं जिनके पास ये वसाइल उतने ज्यादा नहीं हो सकते, उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं हो सकती, वार के उनके पास ऐसा इक्विपमेंट नहीं है। एक उनके आप देख सकते आप बम्बिंग के जरिए वो सारे काम करें। अगर उन्होंने पाकिस्तान को बांध के रखा हुआ है, 40,000 बंदे हम उनके हाथों मरवा सकते हैं, तो अमेरिका के साथ कैसे जाके पाकिस्तान उनको रोक सकते हैं? इट्स ए वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। उसमें इमरान खान और नवाज शरीफ साहब को एक दूसरे को टांट करने की बजाय कि वो कहें आप ड्रोन गिराएं, वो कहें कल को आप कंटेनर रोकें KPK से, ये मुश्किल हो जाएगा। अमेरिकन के साथ आपको बातचीत करनी, तो अमेरिकन के आपको कंसर्न्स को, जो उनके कंसर्न है, गलत है सही है, ये अलग चीज है, आपको अप्रिशिएट करके फिर ही कोई बात आगे बढ़ेगी। मैं इसमें सिर्फ इतनी बात ऐड कर दूं, जो कल गार्जियन में स्टोरी छपी है कि सिर्फ 39 बिलियन पाउंड जो हैं वो बरतानिया ने खर्च किए हैं इस वॉर ऑन टेरर पे। तो ये 39 बिलियन पाउंड किसी के जेब में तो गए हैं। ये इस जंग का जो एक जंग का कारोबार है, ये कारोबार है। जिस तरह से आप एक कोई दुकान है ना जहाँ पे टीवी बिकते हैं, गिलास बिकते हैं, इसी तरह किसी जगह पे, और ये दुनिया का 3 बड़े जो कारोबार हैं उनमें से एक है ये कारोबार। तेल का कारोबार, फूड का कारोबार और असले का कारोबार। तो ये जो सारा लगा हुआ है, ये कोई हमारे पास में नहीं है। मगर ये मैं नहीं कहता कि इट इज एन इम्पॉसिबिलिटी। डिपेंड करता है आपकी क्वालिटी ऑफ लीडरशिप पे। आप अगर आज भी दुनिया में जाकर देखें कि जिन मुल्कों के पास एटम बम भी नहीं है, उन्होंने इन सारे साम्राज्य इदारों की दुकानें बंद करवा के बाहर भेज दिया। उनके पास छोटी छोटी फौजें थी। मैं फिर वही मिसाल लेता हूँ, राफेल क्रोया था, एवो मोरेलिस था। इन लोगों ने क्या किया? इनमें पॉलिटिकल विल थी, इनके पीछे अवाम खड़े थे, तो उन्होंने अमेरिका बहादुर के सामने घुटने नहीं टेके। इसलिए हम भी ये कर सकते हैं, ये लीडरशिप कर सकती है, ये लीडरशिप कर सकती है, ये नहीं कर सकती। ये आप अक्सर वो बात करते होते हैं कि पहले जमाने में जंगों के लिए जो था वो असला इस्तेमाल किया जाता था। मैं ये कहता हूँ कि असला इसलिए नहीं बनाया जाता कि जंगें होती हैं, जंगें इसलिए करवाई जाती हैं कि असला बने। तो ये एक बहुत बड़ा इंटरेस्ट है, और अपनी आबादियों को से कैसे महफूज रखना है, ये ख्याल में डिफ्लेक्ट करते रहेंगे। इमरान खान मियां साहब पे फेंकेंगे, मियां साहब इधर, तो ये कहानी चलती रहेगी। आगे बढ़ते मेरा ख्याल आगे बढ़ते बिल्कुल आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में। हमने बात की थी कि रेड क्रिसेंट सोसाइटी के जो चेयरमैन है वो कह रहे हैं कि अब 2013 में मानसून आने वाला है, लेकिन इससे पहले जब 2010 का सैलाब आया था, 2011 में भी बहुत ज्यादा बारिशें हुई थी, तब के लोगों को अभी तक रिहैबिलिटेट नहीं किया जा सका। उन लोगों की आबादकारी उस तरह से नहीं की जा सकी जिस तरह होनी चाहिए।
चाहिए थी। इस वक्त क्या सूरत हाल है, क्या कोई पहले से इंतजाम किए गए हैं अगर मानसून में बारिशें होती हैं और सैलाब की सिचुएशन पैदा होती है? इस पर बात करने के लिए मुजफ्फरगढ़ से हमारे साथ हमारे नुमाइंदे अब्दुल मनान हैं और मिर्जा एम हसन बेग हैं ठट्टा से। अब्दुल मनान से बात करते हैं। अब्दुल मनान, हमने देखा 2010 में जब सैलाब आया तो बहुत बुरी सूरत हाल की थी यहाँ के लोगों की, और अभी तक उन लोगों को रिहैबिलिटेट नहीं किया जा सका। हमारे नुमाइंदे हमारे साथ लाइन पर नहीं है। काजी साहब, अभी तक उन लोगों को तो रिहैबिलिटेट किया नहीं जा सका, तो अब क्या इन लोगों से? ये तो अभी हम उनसे पूछेंगे, मगर जो जिस खबर का आज आपने हवाला दिया है जिसमें वो कर्नल साहब जो हैं वो रेड क्रेसेंट वाले, तो वो कह रहे हैं हजारों लोग आज भी हमें जरूरत है उनको शेल्टर देने की, हजारों लोग। अच्छा, ये तो एक कहानी है, ये तो ह्यूमन मिजरी है। देखिए, एक खुदा की तरफ से आप कह लें या जिसे आप क्लैमिटी कहते हैं, नेचुरल क्लैमिटी। अब नेचुरल क्लैमिटी को हम तब्दील कर देते हैं मैन मेड क्लैमिटी में। मैं एक इंसानी डिजास्टर जो खुद इंसानों ने तख्लीक किया है, उस डिजास्टर में जब हम उनको रिहेबिलिटेट नहीं कर, ये एक तरीके। दूसरा डिजास्टर ये है कि हम लर्न नहीं करते, हमने बंद बनाने हैं। ये मैंने पहले भी बताया था कि $10 बिलियन मालियत थी उस पानी की, जो $10 बिलियन की तबाही कर, यानी $20 बिलियन का नुकसान करके निकल गया। तो इंसानों ने मॉडर्न साइंस से यही सीखा है कि इनको हार्नेस करें। तो बात करें, अब्दुल मनान है हमारे साथ। अब्दुल मनान, 2010 के जो लोग थे, मुतासरीन थे, हमने देखा भी, रिपोर्ट्स भी पढ़ी, उनको अभी तक उस तरह से आबाद नहीं किया जा सका। क्या अब अगर ऐसी सूरत हाल पैदा होती है, मॉनसून का सीजन शुरू होने वाला है, कोई इंतजाम किए गए हैं और वो लोग जो आबाद नहीं हुए उनको आबाद करने के लिए कोई काम किया जा रहा है? मनान, आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। जी मनान, आपने मेरा सवाल सुना? नहीं, दोबारा रिपीट कर दीजिएगा। मनान ये बताएगा कि 2010 के सैलाब मुतासरीन को अभी तक रिहैबिलिटेट नहीं किया जा सका और उनको रिहैबिलिटेट करने के लिए कोई इंतजाम किए गए हैं, और अब मुमकिन जो सूरत हाल है उससे निपटने के लिए कोई इंतजाम किए गए? जी शाजिया, मुजफ्फरगढ़ एक ऐसा एरिया है जहां पर हर साल फ्लड आता है। 2010 में बहुत बड़ा फ्लड आया, 80% यहाँ की आबादी मुतासर हुई, जिससे लाखों लोग बेघर हो गए। लेकिन अभी तक तुर्की और बहरिया टाउन के तावन से सिर्फ यहाँ पर 2100 घर नए बनाकर दिए गए 2010 से अब तक, जहां पर जो सैलाब मुतासरीन है उनको रिहाइश मिली। उसके अलावा गवर्नमेंट की तरफ से कोई यहाँ इनिशिएटिव नहीं लिया गया। और अब जो फ्लड आ रहा है यहाँ, क्योंकि मुजफ्फरगढ़ को दरियाए सिंध और दूसरी तरफ दरिया चनाब लगता है, दोनों तरफ से फ्लड जो है ना इफेक्ट करता है। तो यहाँ पर अब जो इरिगेशन डिपार्टमेंट है वो इस खुशी में बैठा है कि अल्लाह करे जल्दी फ्लड आ जाए, क्योंकि उनका कमाई का सीजन शुरू हो जाएगा। यहाँ पर होता यह है कि अभी उन्होंने कोई अपना काम शुरू नहीं किया कि वो हिफाजती बंद बना दें या सफर बना दें। जब यहाँ पर फ्लड आ जाएगा तो उस वक्त काम शुरू करेंगे। जो खर्चा है वो आज अगर 10% है तो वो 100% पे पहुंच जाएगा। तो इस तरीके से उनकी कमाई का जरिया बन जाएगा। और इसी वजह से वो इस वक्त, यानी जो पहले काम शुरू कर देना चाहिए, इस वक्त इनिशिएटिव लेना चाहिए, अब हिफाजती बंद बनाने चाहिए, वो नहीं बनाए जाएंगे। उस वक्त जो मटीरियल आएगा वो सारा दरिया। अच्छा मनान, मैं आपको रोक एक सवाल पूछ रहा हूं। मुझे जो बात समझ आई है वो ये, आप ये कह रहे हैं कि वो तबका एक ऐसा तबका है जो इस डिजास्टर से बेनिफिट करता है, गोया बजाय इसके कि उसको दुरुस्त किया जाए। और जो सवाल शाजिया का हिस्सा था इस सवाल का कि कोई, इसका मतलब ऐसा कुछ नहीं हुआ, कोई बंद नहीं बनाए, हमने कोई पेशबंदी नहीं की 2010 और 11 के तजर्बों से, और बल्कि हम इंतजार कर रहे हैं ये आए और इस्तेमाल बने, ये कह रहे हैं आप? जी बिल्कुल सईद काजी साहब, बिल्कुल 100% यही बात है। इसी वजह से ये जो डिपार्टमेंट, इरिगेशन डिपार्टमेंट में जो बासर यहाँ पर SC लेवल के लोग हैं और चीफ लेवल के लोग हैं, सिफारिशें कराकर यहाँ पर आते हैं, और उसमें बड़े बड़े जो पॉलिटिशियंस है वो भी इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि यहाँ अरबों रुपए का ये बिजनेस, इसको समझा जाता है। और यहाँ पर ये बेनिफिट लेने के लिए अभी अगर काम शुरू कर दें तो बचत भी होगी और काम, लोगों को डिजास्टर से बचाया भी जा सकता है। लेकिन अभी अगर काम शुरू करेंगे तो उसको काउंटिंग होगी, वो नजर आएगा काम हुआ हुआ। जब फ्लड होता है, हर तरफ पानी होता है, तो उस वक्त जो काम होता है तो वो कहीं नजर नहीं आता। बहुत शुक्रिया मनान आपका। ठट्टा से हमारे साथ है मिर्जा एम हसन बेग। जी मिर्जा, आपको आवाज आ रही है? जी हाँ, जी हाँ। अच्छा, ये बताएगा कि ठट्ठा में भी वही सूरत हाल है जो दूसरे इलाकों में थी? अभी मुजफ्फरगढ़ में भी बताई कि वहां पे अभी तक लोगों को उस तरह से आबाद नहीं किया जा सका, और मुमकिन जो सूरत हाल है उससे पेश नजर भी कोई इंतजाम नहीं किए गए। ठट्ठा की सूरत हाल के बारे में बताइए। नहीं, ठट्ठा में इसके वर्क से सूरत हाल यहाँ जो है, जैसे ही ये सैलाब आया था और कोट आलमों पे हजारों फुट चौड़ा शिगाव पड़ा था, उसको मरम्मत के काम शुरू हो गए थे, और यहाँ तकरीबन बंद जो है वो हुकूमत ने मजबूत कर दिए हैं, उनकी पिचिंग हो चुकी है। लेकिन एक बात जो थोड़ा लोगों को खदशा है और परेशान है वो ये कि बंदों की तामीर का काम जो था वो मनपसंद ठेकेदारों को दिया गया था। जो उस टाइम की गवर्नमेंट थी उन्होंने अपने मंजूर नजर ठेकेदारों को दिया गया था।
अब वो बज़ाहिर तो बंद बड़े मजबूत नजर आ रहे हैं, लेकिन अंदर से उसकी सूरत हाल क्या है ये देखने में नहीं आ रही। बाकी लोग जो थे तकरीबन 9.5 लाख जो मुतासिर हुए थे, वो एनजीओ की मदद से अपने अपने घरों में जो एनजीओ ने बना के दिए हैं वो सारे शिफ्ट हो गए। बहुत शुक्रिया हसन बेग आपका। क्लासा साहब मैं क्लासा साहब का इस पर टेक लेना चाहूंगी। बड़ी अजीब से खतरनाक से बात की कि इरिगेशन डिपार्टमेंट जो है वो इंतजार करता है, खुशी मनाता है अगर कोई ऐसी सूरत हाल आती है, 10 रुपए का बिल हो 100 रुपए का बना के दिया जाता है। कितनी अजीब सी बात लगती है ये। शायद जो बात ये काजी साहब ने की मेरा ख्याल है वो ज़्यादा मुझे उस पर बात करने की ज़रूरत है। जो इन्होंने कहा कि एक कुदरत की तरफ से एक आती है मुसीबत, एक हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है, जो हमारी रूलिंग लीड है, एक मुसीबत ये लेके आते हैं। 2-4 इदारे अगर मैं आपको गिनवा दूं जहाँ पे इन्होंने सैकड़ों की तादाद में इन्होंने बंदे भर्ती कर ली हैं। यहाँ रिटायर मुलाजमीन बैठे हैं, सिविल हों, मिलिट्री। मसलन आपका यहाँ पे ईरा बना, अगेन उसकी हमने रिहेबिलिटेशन करनी थी, उसमें सैकड़ों रिटायर अफसर हैं, फौजी भी हैं, सिविलियन हैं, और डट के तनख्वाहें ले रहे हैं। आप कभी उनका अगर आप पैकेजेस देखें हैरान हो जाएंगे। एक डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाई गई थी बहुत बड़ी, उसमें अगेन अरबों रुपए का बजट है, फिर उसमें रिटायर सरकारी आपके बैठ सिविल बैठे हैं और फौजी आपके रिटायर अफसर आके बैठ गए। सो ये एक तरह का जैसे कि माफियाज बन चुके हैं जिनका काम ये कोई डिजास्टर हो उसमें से बजट बनवाएं, पैसे लें। और मैं वहां पे मुजफ्फरगढ़ की हद तक मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि आपको याद होगा पिछले जब वहां पे फ्लड आए थे तो उसमें हमें एक तरह का दावा किया गया था कि हमने सबको वहां रिहेबिलिटेट कर दिया और बकायदा उसके इश्तिहारात भी चले थे, हमने इलेक्शन कैंपेन में भी देखे थे। सो ये एक अजीब सी कहानी है कि वहां हजारों लोग, अभी हमें बताया जा रहा है जैसे मनान साहब कह रहे थे कि सारे लोग बैठे हुए हैं और सिर्फ 2200 घर बने और पूरी पब्लिक के सामने क्रेडिट भी ले लिया हमने कि हमने तो बहाल कर दिया है। सिंध की हालत सबसे बड़ी बुरी है। बिल्कुल, अगर जगह पर जाके स्पॉट पर जाकर देखा जाए तो सूरत बहुत ज्यादा मुख्तलिफ नजर आती है। बहरहाल इस पर हम मजीद बात करते रहेंगे। प्रोग्राम में वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। क्लासेस में आपकी तरफ आती हूँ। डॉक्टर आसिम हुसैन से नायब ने जो पूछगछ की है, उग्रा स्कैंडल केस है, इस बारे में अपडेट कीजिए। जी शाजिया के ये जो स्कैंडल है पुराना स्कैंडल है, ऑफ कोर्स इस पर फॉलो अप्स आ रहे हैं और इसमें वज़ीर आज़म 2 साबिक वज़ीर आज़म जो हैं यूसुफ रज़ा गिलानी साहब हैं, राजा परवेज़ अशरफ साहब हैं, ऑलरेडी उनसे भी पूछगछ की जा रही है। इसमें 2-3 इसके बड़े इंपॉर्टेंट इसके एंगल्स हैं। एक तो यही था तोकीर सादिक साहब हैं जो जहांगीर बदर जो ये पीपल्स पार्टी के सेनेटर उनके करीबी रिश्तेदार हैं, उन पर इल्ज़ाम है उन्होंने 82,000 रुपये का फ्रॉड किया था। तो उनको ये पाकिस्तान से अब बाहर भेजने में भी वो कहते थे शायद जहांगीर बदर साहब का कोई हाथ था, उन पर भी केसेस वगैरह को बनने की कोशिश की गई थी। अब उसमें जो नई एंट्री हुई है वो इन डॉक्टर आसिम हुसैन साहब की है और वो क्योंकि वजीर पेट्रोलियम भी रहे हैं और बहुत बड़े की मिनिस्टर समझे जाते थे, सदर जरदारी साहब के बड़े करीबी हैं। अब उनसे 2-3 चीज़ों की पूछगछ की गई। एक तो यही कि आपका क्या रोल था इसमें तोकीर सादिक की अपॉइंटमेंट कराने में, क्योंकि उन्हीं की वजह से करप्शन हुई है सारी। और दूसरे जो 2 बड़े इल्ज़ामात उन पर लगे हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट है। एक उन पर इल्ज़ाम था कि आपने अपने हस्पताल को जो कराची में है, आप 2 करोड़ रुपए के करीब आपने मुफ्त उसको गैस दी थी, उसका बिल नहीं दिया था। एक और उन पर था कि एक बहुत बड़ा गैस फील्ड है कराची में, वहाँ से भी सारी सिंध में है, तो वहाँ से भी गैस चोरी होती रही है, शायद आपका उसमें कोई हाथ हो सकता है। एक तीसरा इल्ज़ाम था, अब ये नहीं पता उस पर मैं अपने सोर्सेस से अभी कंफर्म करना है, जो खबरें सामने आती रही हैं और बहुत बड़ा स्कैंडल था कि उन्होंने आखिरी दिन जिस दिन हुकूमत ख़त्म हो रही थी, राजा परवेज़ अशरफ साहब के पास एक समरी लेके गए थे और हमारे रिपोर्टर जो आफ्ताब मेकन साहब हैं उनकी खबर थी ये, तो उसमें उन्होंने जाके 70 के करीब नए CNG स्टेशन की मंजूरी ली थी आखिरी दिन। अगेन कहा जाता है कि उसमें बड़ा सारा माल पानी पैसा आगे पीछे हुआ था और ये उस वक्त किया गया जब पाकिस्तान में CNG मौजूद नहीं है, गाड़ियों को लाइन लगी हुई है। तो उन्होंने कहा जाते जाते हम 70 CNG स्टेशन जहाँ पे आपके बलोचिस्तान, KPK और सिंध में दे दें। उन पे वो भी इल्ज़ाम आते हैं कि आपने कैसे ये जाकर 70 के करीब, सुप्रीम कोर्ट भी इसमें नोटिस ले चुकी है। सो डॉक्टर आसिम हुसैन साहब जो हैं एक नई एंट्री हैं, जो आने वाली नई हुकूमत होगी, जिनके पास एक लंबी लिस्ट है पीपल्स पार्टी के वज़रा के, जिन पे करप्शन के इल्ज़ाम हैं, जिन पे मैसिव उसमें रेगुलेटरीज के इल्ज़ामात हैं। तो नया जो एडिशन हुआ है वो डॉक्टर आसिम हुसैन साहब का है। अब देखना यह है कि नवाज शरीफ साहब जब पावर में आते हैं रिकन्सिलिएशन की पॉलिसी जारी रखते हैं या वाकई नायब जिसका चेयरमैन अब मौजूद नहीं रहा और कोई नया बंदा लाना पड़ेगा, या जैसे हमने 2 दिन पहले भी डिस्कस किया था एक नया वहाँ पर नेशनल अकाउंटेबिलिटी कमीशन का बिल पड़ा हुआ है पिछले 5 साल से कौमी असम्बली में, उसको रिएक्टिवेट करते। सो पीपल्स पार्टी का इंटरेस्टिंग दौर शुरू होने वाला है। 5-6 इनके बड़े बड़े लोग हैं जिन पर बड़े बड़े स्कैंडल्स हैं। अब उनका देखना यह है कि अगली हुकूमत में उनको प्रोसिक्यूट किया जाता है या वो बाकी आपके सामने या आते जाते रहेंगे, चलती रहेगी। सही। लेकिन क्लासर साहब बात ये है
कलासर साहब बात यह है कि ये तो इस मफामत का क्या ताल्लुक, अभी जो शायद अजीज आए थे मंजर आम पे कुछ दिन पहले, वो बता रहे थे 84 बिलियन का स्कैंडल परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में भी था, तो भाई उसमें वो ये इतने पैसे हैं, ये वाले पैसे हैं, इस पे तो कोई नतीजा निकलना चाहिए। अगर नहीं निकलता तो फिर हम ये बावर करने में हक बजाना है कि ये सारी लड़ाइयां जो बजाय हमें मीडिया में इनके माबैन नजर आती हैं वो जाली हैं। असल में काजी साहब जो बदकिस्मती है इस मुल्क की, और मैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में कई दफ़ा पेश हूँ, मैं चीफ जस्टिस साहब ने भी कई दफ़ा अपनी हेल्पलेसनेस का इजहार किया कि हम क्या करें, जहाँ भी हाथ डालते हैं आवे काबा बिगड़ा हुआ है। जो प्रॉब्लम हो चुका है कि पाकिस्तान में बहुत सारे तबकात, पर्टिकुलरली मैं कहूँगा जो ब्यूरोक्रेसी है वो मिल जाती है इन लोगों के साथ, वो इनको फैसिलिटेट करती है, वो इनके साथ इनके एक्ट्स ऑफ ओमिशन कमीशन को छुपाने की कोशिश करती है। अच्छा, हुकूमतें 2-4 अच्छे लोग थे हमारे यहाँ जो अच्छे इन्वेस्टिगेटर थे, मतलब तारिक खोसा का हम कहेंगे, वो DGFIR हैं, बड़ी रेपुटेशन है तारिक ये खोसा की। आपके सामने वज़ीर यूसुफ गिलानी ने जो उनके साथ हशर किया, उनको DG नैब से हटाया, उनको फिर जाके किसी मिनिस्ट्री में डंप किया। ऐसे हमने जफर कुरैशी साहब को देखा, हुसैन असगर के केस में हमने देखा कि उनको सजाएं दी गई। तो हमारी ब्यूरोक्रेसी में कुछ अच्छे लोग अगर आके काम करने की कोशिश करते हैं, उनको काम नहीं करने दिया जाता। ये लोग मिल मिला के टॉप पे एक इनकी आप कह सकते हैं एसोसिएशन बन चुके हैं जिसमें ब्यूरोक्रेसी इन्वॉल्व है, और जिसमें जैसे आप देख लो फसी बुखारी साहब है, फसी बुखारी साहब ने पूरा जो टेन्योर था इसी काम पे लगा दिया कि मैंने राजा परवेज अशरफ साहब, गिलानी साहब या पीपल्स पार्टी के दूसरे लोग हैं उनके खिलाफ कोई मैंने तहकीकात नहीं होने दी। आपको एक अच्छा नैब चेयरमैन चाहिए जो न्यूट्रल हो। उसमें नवाज लीग के बहुत सारे केसेज हैं जो नहीं टेकअप किए जा रहे, सेम ऐसे पीपल्स पार्टी के केसेज हैं जो उनको बुला करने की कोशिश की जा रही। सो आने वाली हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज होगा, और मैं समझता हूँ इस पर बड़ी वाच रखी जाएगी, आंख रखी जाएगी कि ये अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस को आगे लेके कैसे बढ़ते हैं ये। सही जी का सब। अच्छा, चूंकि इनकी स्टोरी से ये जुड़ी हुई है, ब्यूरोक्रेसी का तो आपने जिक्र कर दिया और बिल्कुल बजा किया, मगर ये जो मैं आज स्टोरी देख रहा हूं, ये सेनेट में एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनने की बातें हो रही हैं, तो मेरे ख्याल में लगता है कि दोनों तरफ है आग बराबर लगी हुई, सियासत में भी और ब्यूरोक्रेसी में भी। वो यूं है कि ये खबर ये बता रही, जाहिर है 39 सेनेटर्स हैं PPP के, और जो तजिया निगार कह रहे थे, जो सरदारी साहब की स्ट्रेटजी थी कि वो सेनेट में जो है अपने होल्ड की वजह से रखेंगे और ये एक उनके पास बार्गेनिंग चिप भी होगी, और ये एक उनका था। मगर इसमें बड़ी एक हैरत की बात है कि ये आज रिपोर्ट हुआ है और छप भी गया है कि अब्बास आफरीदी, हुमायूं बंदोखेल, वकार अहमद खान भी इसमें शामिल थे जो कि पहले इन्वेस्टमेंट के वजीर भी रह चुके हैं पीपल्स पार्टी में, सैफुल्लाह बंगिश, और ये एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने की कोशिश हो रही है। जब इनसे बात की गई और इनसे कॉन्टैक्ट हुए तो इन्होंने कहा जी मुलाकात तो हुई है, और मुलाकात में हमने मुस्तकबिल भी यकीनन डिस्कस किया। मैं यहाँ पे ये बात करना चाहता हूँ शादिया, आपको याद होगा वो एक चिटान खानजादा थे गालिबन फाटा से, उन्होंने एक बयान दिया था कि जी सेनेट के इलेक्शन हो रहे हैं तो ये करोड़ों में वोट बिक रहे हैं, ये उन्होंने कहा। तो जब आप शुरू ही इसे कारोबार के तौर पे करेंगे तो ये आगे चल के फिर कारोबार ही रहेगा कोई। अब आप अगर देखें, अगर आप सियासत में एक गरीब की बात करते हैं, गरीबों की ताकत और वोट से पावर में आते हैं, और उसके बाद आके आप जो है पावरफुल के पीछे चल पड़ते हैं, तो फिर यही नतीजे निकलते हैं। फिर हमें ये ना बताया जाए कि आपने बड़ी, हाँ उसके फायदे होंगे यकीनन, उसमें आपको दुनिया मिलती है, आपको न जाने कैसे कैसे असासे भी मिल सकते हैं, लेकिन फिर वो सियासत में जो है वो जो आप मकासद पीछे रह जाते हैं। तो ये अब आज मेरे लिए बड़ी हैरानकुन खबर थी, और वकार अहमद खान साहब का नाम मेरे लिए बड़ा जो था वो इंटरेस्टिंग था। क्लासा साहब की खबर की तरफ भी जाना, लेकिन मुझे ब्रेक के लिए बोला गया, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। काजी साहब अभी बड़ी इंटरेस्टिंग खबर डिस्कस कर रहे थे, सेनेट में जो फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है। क्लासेस साहब आप इस पर कमेंट करना चाह रहे हैं? मुझे तो काजी साहब की हैरानी पे हैरानी हो रही है, कह रहे हैं कि इसमें सेनेटर वकार का नाम है। ये सेनेटर गुलजार साहब के बेटे हैं, वो पीपल्स पार्टी दौर में बहुत बड़े, आपको याद होगा बेनजीर भुट्टो साहबा लाहौर में इन्हीं के पास जाके ठहरती। LPG का बहुत बड़ा इनका कारोबार है, बड़ा पैसा है इनके पास। इवन इनकी आपको याद होगा पिछले दिनों लंदन में एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट हुआ और मिलियंस ऑफ डॉलर्स की इनकी वहां पे लीगल बैटल लड़ी गई है। इनके बहुत सारे घर हैं, बल्कि गिलानी साहब के बरखुरदार हैं जो ये वहीं रहते थे, सुना है उनके पास ATM कार्ड वगैरह, डेबिट कार्ड वगैरह सारा ये वहां पर उनकी देखभाल करते थे। और इसके बदले में जो बनना चाह रहे थे यहाँ पे, या तो इनको वजीर पेट्रोलियम बनना चाहते थे गिलानी साहब की हुकूमत में, या वजीर खजाना बनने के लिए लॉबी करते थे। इससे पहले जनरल मुशर्रफ दौर में भी जनरल साहब के बड़े करीब थे,
यहाँ तक पेशकश की थी कि उन्होंने की थी जब यहाँ पे MMA की हुकूमत बनी थी कि जना साहब आप अगर हुक्म करें तो पूरी हम ये खैबर पख्तूनख्वा की जो आपकी असम्बली वो खरीद के दे दें। सो आप इन सेनेटर साहब को मेरा ख्याल अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। और तीसरी बात यह है कि सेनेटर साहब जो हैं हमेशा पावर में रहे हैं, ये कभी अपोजिशन में नहीं रहे, इसलिए आप बिल्कुल हैरान ना हूं। बेनजीर भुट्टो साहब हूं, जना मुशर्रफ साहब हूं, अच्छा उसके बाद सदर जरदारी साहब उनके सबसे बड़े अहम वजीर हैं, अभी वो फिर वजीर बनेंगे, नवाज शरीफ साहब के करीब आएंगे, आप देखेंगे। और एक और इंपॉर्टेंट चीज सर इसमें देखने वाले, जितने फॉरवर्ड ब्लॉक के आपने नाम लिए ये सारे KPK से हैं। हमेशा जो इस तरह के मूवमेंट शुरू होते हैं अपने लिए तो बिजनेस करते हैं, अपने लिए डील्स करते हैं। ये जितने सेनेटर्स 8-10 मिल जाएंगे, तरक्याती फंड ले लेंगे, 2-4 वजीर बन जाएंगे, लेकिन फाटा की हालत जो आप हमेशा कहते हो वो कभी नहीं बदली। वहां लोग भी मारे जाते हैं, लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल हैं, वो डेवलपमेंट्स के इशू हैं। इसलिए सेनेटर वकार इज ए बिग गन, वो राइट फ्रॉम बेनजीर भुट्टो साहब, जनरल मुशर्रफ, उसके बाद जरदारी साहब और अब मेरा ख्याल है नवाज लीग की हुकूमत है कि ये सब में अपना हिस्सा लेंगे बकदर जुसा। इसलिए काय साहब हैरान ना हुआ, प्लीज आप हैरान ना हो। क्लासेस अब आगे बढ़ते हैं, आपकी एक और बड़ी अहम खबर है पुलिस फाउंडेशन से रिलेटेड। अब वो एक स्कैंडल हमने आपको याद होगा ब्रेक किया था दुनिया TV के प्रोग्राम क्यों में हमने किया था, जिसमें बताया था कि अंजुम अकील खान साहब जो है उन्होंने 4 अरब रुपया देना था, जो सेटलमेंट हुई थी, उनकी डील हुई थी इनके नेशनल पुलिस फाउंडेशन के साथ, उन्होंने 4 अरब रुपए की डील को 2 करोड़ रुपए में उन्होंने सेटल कर दिया था। अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उनको समन जारी कर दिया कि 11 तारीख को पेश हूं जिन लोगों ने वो डील की थी। और उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट नाम है वो इस वजीर आजम खोसो साहब के जो इनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं ख्वाजा सदीक अकबर, उन पर ये शदीद इल्ज़ाम के हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं। उन्होंने वो 4 अरब रुपए को 2 करोड़ रुपए उन्होंने डिवाल्ट किया था। इसमें कितना कुछ खाया गया होगा, कितने कुछ ये माल कमाया गया होगा, आप इसका खुद अंदाजा कर सकते हैं। एक दूसरा, कल एक वहां पे लिस्ट पेश हुई है जो आज तमाम अखबारात ने भी उसमें कोट की है, और बड़ी हैरानी की बात है एक बंदे ने वहां पे 12 प्लाट लिए हैं। अब 3500 वहां प्लाट वो डिस्ट्रीब्यूट किए गए जो तमाम के तमाम अफसरों ने लिए हैं। ये नेशनल पुलिस फाउंडेशन का काम था कि निचले स्टाफ को देखते 67 के करीब सिपाही हैं, मुहर्रर हैं, हवालदार होंगे, बाकी 3500 जो हैं वो उन्होंने आपस में अफसरों ने बांटे हैं। अफजल शिकरी साहब का बड़ा नाम था, 5 प्लाट उन्होंने लिए हैं। वहां पे डायरेक्टर्स हैं, उसने 12 प्लाट ले लिए हैं। किसी और का नाम आ रहा है, उसने 7 ले लिए। सो ऐसी बंदर बांट हुई है। और ये जहन में रखें जिस ये इलाके में लिए गए E11 सबसे ज्यादा पॉश एरिया समझा जाता है इस्लामाबाद का, ये मारगला के साथ है। 4 करोड़ रुपए से कोई कम प्लाट नहीं है। अच्छा। इन्होंने जो वहां पे लूट मार की है, कल चीफ जस्टिस साहब के इफ्तिखार चौधरी साहब को कहना पड़ गया बेबसी में कि हम क्या करें, जहां हाथ डालते वहां पे करप्शन है। हर बंदे ने यहाँ पे माल कमा लिया, हर बंदे ने यहाँ पे खा लिया है। और लीगली तौर पर एक प्लाट मिल सकता है जिसकी आपको पेमेंट करनी पड़ती है, लेकिन 12, 7, 8, अच्छा फिर खुद भी लिए हैं, बीवी बच्चों को भी लेके दिए। और मेरे पास एक खबर आ रही है, लेकिन मैं अभी उसका नाम नहीं ले सकता, वजीर का जिसने अपनी बेटी को अलाट करवाया प्लाट, ये निगरान वजीर ने। मेरे पास कागज आ जाए, नाम भी लेंगे, डॉक्यूमेंट भी शेयर करेंगे। मैं उस स्टोरी पे काम कर रहा हूं। अगेन नेशनल पुलिस फाउंडेशन जो कि वजारत दाखिला में आती है, सो निगरान वजीर साहब भी जाते जाते अपनी बेटी बच्चों को वो भी प्लाट अलाट करवा के गए हैं ये नेशनल पुलिस फाउंडेशन में। ये मेरे पास डॉक्यूमेंट्स आ जाए जो कि आने वाले हैं, आपके साथ स्क्रीन पे शेयर करेंगे। जाता है, हर एक की कोशिश है कि जितना लूट सकते हैं लूट के ले जाएं, पता नहीं दोबारा मौका मिलना या नहीं मिलना। यहाँ इस्लामाबाद में जो है एक ऑर्डर पास हुआ है कि सिपाहियों के पास रहने को जगह नहीं है, यहाँ पे हाउसिंग की कोई फैसिलिटीज नहीं है। जिन्होंने हमारी जानों की कदर करनी है उनके बच्चे रुल रहे हैं, उनकी फैमिलीज रुल रही हैं। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं साहब, जब मैं सुबह दफ्तर आ रहा था 3 दफा मैं ये बात पहले भी कर चुका हूं कि जब जिस जगह से मैं आता हूं वहां पे ये हमारे जो ये सिपाही बेचारे जो जान हथेली पे रख के नाकों पे खड़े होते हैं, ये बेचारे लिफ्ट मांग रहे होते हैं। इनके लिए ये अरेंजमेंट नहीं है कि हम जल्दी में होते हैं, वरना मैं सोचता हूं कभी इनको भी इन्होंने नेशनल पुलिस फाउंडेशन को ये देख रहे, नेशनल पुलिस फाउंडेशन जिसका काम वेलफेयर करना है पुलिस वालों को, उन्होंने 4 अरब रुपए का फायदा दे दिया, लिख के दे दिया, डॉक्यूमेंट है हमारे पास, जो कोर्ट ने भी ये बात उसको एंडोर्स की हमारे स्कैंडल की। उन्होंने 4 अरब रुपए का फायदा अंजुम अकील को दे दिया, अपने स्टाफ को, अपने मुलाजिमीन के लिए कुछ करने को तैयार नहीं है। जी काई साहब, आपकी खबर की तरफ आते हैं। अच्छा, मैं ये एक बड़ी एक इंटरेस्टिंग खबर है मेरे पास कलासरा साहब कि हम करोड़ों तो इकट्ठे कर रहे हैं, मगर मैंने ये जिस तरह जिक्र किया, एक फैसिलिटी है यूके में जहाँ पे जो लोग अपनी मौत के करीब होते हैं उनको रखा जाता है। वहाँ एक नर्स ने 10-12 दिन पहले जिनकी जिंदगी इतनी यानी एक अंदाजे के मुताबिक रह जाती है, तो उनसे सवाल पूछा कि आप में हसरत क्या रहेगी। तो उनमें से जो पहली बात सबसे सामने आई वो ये थी कि आई विश आई हैड द करेज टू लिव लाइफ ट्रू टू माई सेल्फ, नॉट द लाइफ अदर्स एक्सपेक्टेड ऑफ मी। कि मैं लोगों के लिए अच्छा बनने की कोशिश करता रहा, मगर मैं जिस तरह खुद रहना चाहता था काश मैं उस तरह से रहता। दूसरी जो बड़ी विश थी कि आई विश आई हैडंट वर्क सो हार्ड।
कि मुझे इतनी मेहनत ना करनी पड़ती। यहाँ पे मुझे मजीद अमजद का एक शेर याद आ गया, और अब ये कहता हूँ ये जुर्म तो रवा रखता, मैं उम्र अपने लिए भी तो कुछ बचा रखता। हम बच्चों को नहीं मिलते, बड़े बिजी हैं, बड़े जरूरी है, हम भाग रहे हैं। अच्छा, मैं जल्दी से खत्म करता हूँ। आगे जो थर्ड विश थी, आई विश आई हैड द करेज टू एक्सप्रेस माई फीलिंग्स, कि हम अपना इजहार नहीं कर सकते, वो क्या कहेगा, पब्लिक ओपिनियन से डरते हैं, हम साफी बन के डरते हैं, हमने ये कह दिया तो फलां पावरफुल, हमें गर्दन से हम अपनी फीलिंग्स को सप्रेस करते रहते हैं। और चौथी जो बात थी वो बहुत अहम थी, आई विश आई हैड स्टेड इन टच विद माई फ्रेंड, मैं अपने प्यारों के करीब रह सकता। ये जो हम काम हर वक्त बड़े बिजी हैं, काम करते रहते हैं, बच्चों को वक्त नहीं दे सकते, अहले खाना को वक्त नहीं दे, तो वो उसमें। और आखिरी बात ये थी, आई विश दैट आई हैड लेट माई सेल्फ बी हैप्पियर, कि जो जिंदगी में खुशी के मौके आए तो मैं अपनी मसरूफियत में, अपनी जिंदगी में उनको ज्यादा अहमियत देता रहा, और वो जो लम्हे हैप्पीनेस के मोमेंट थे मैंने गंवा दिया। तो ये उन लोगों की थी। और ये जो हम प्लाट इकट्ठे करने में लगे हुए हैं, ये गैर जरूरी दौलत। और उसमें साथ आखिरी फिगर दे देता हूं, एक नई रिसर्च आई है कि अमेरिका में कहा गया है कि $75,000 सालाना कमाने वाला आदमी जो है, वो उससे ऊपर जितनी भी दौलत कमा ले, उसकी हैप्पीनेस में कोई इजाफा नहीं होता। तो ये मेरे ख्याल में हैप्पीनेस नहीं, ये बीमारी है, ये बीमारी है। कितने घरों में और मैं आखिरी बात इस हवाले से ये करूं कि मैंने खास तौर पर ये सर्वे पढ़ने के बाद ये देखा और सोचा कि इनमें से कितनी हैं जिन पे मैं इन विशेस में मेरे ख्याल में सीखने के लिए बहुत कुछ है। एक चीज मैं ऐड करता हूं, शाहजहा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, काजी साहब ने बड़ी खूबसूरत स्टोरी लेके ह्यूमन से हमारे हम सब के लिए। एक छोटा सा मैं ऐड करूं, मैंने क्लाइव लाइट का इंटरव्यू पढ़ा था, जो बल्कि देखा था 10 स्पोर्ट्स पे, जो वेस्ट इंडियन के सबसे बड़े कामयाब कैप्टन रहे। जब उससे इंटरव्यू करने वाले ने पूछा कि आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा क्या रिग्रेट है, तो उन्होंने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। उन्होंने कहा जी, जब मेरे बच्चे घर पे बोलना सीख रहे थे, चलना सीख रहे थे, पहला स्टेप लेना सीख रहे थे, तो मैं बाहर क्रिकेट खेल रहा था, मुझे नहीं पता चला मेरे बच्चों ने कैसे बोलना सीखा, उन्होंने कैसे चलना सीखा। आज तक मेरे अंदर ये गिल्ट है कि मेरे बच्चे जब मैं घर वापस गया रिटायर होके, तो वो इतने बड़े हो चुके थे कि मेरे लिए उनकी कोई मेमोरीज नहीं है, कोई उनके बचपन की याददाश्तें नहीं है। जो काजी साहब बात कह रहे थे कि बच्चों के लिए हमें टाइम निकालना चाहिए। पूछना चाहूंगी, क्लासेस साहब अपनी कोई विश बता दे, टाइम शॉर्ट है। नहीं बस एक विश मेरी हमेशा रही है, चले मैं शेयर कर लेता हूं कि जब मैं इस दुनिया से चला जाऊं तो कम से कम मेरे बच्चे जो हैं वो मेरे नाम की वजह से कभी शर्मिंदा ना फील करें। दैट्स माय ओनली विश। वाओ, गुड। कैसा आपकी विश जल्दी से शेयर करें। मेरे ख्याल में अभी मैं कुछ अंदाजा लगा रहा हूं, मुझे कुछ जल्दी नहीं है। देखिए, मैं भी चाहता हूं कि अगली दुनिया में तो जाना ही है, मगर कुछ जरा जल्दी नहीं है, मैं किसी तेजी में नहीं हूं। तो मेरे ख्याल में आपने एक स्टोरी बात की थी, वो जो एक चाइनीज बच्चे की बात की थी, वो जरा चाइना का ये वाकया है, मशरकी चाइना में पेश आया है, जहां पर एक इमारत में सीवरेज लाइन में फंसे हुए एक नौमौलूद बच्चे को फायर फाइटर्स ने आकर निकाला। वाकया कुछ ऐसा है काजी साहब, चीन में आपको भी पता है, सबको पता है, क्लासेस साहब के एक बच्चा पैदा करने की इजाजत है। तो खबरें ये आ रही हैं कि वहां पर माँ बाप ने इस बच्चे से बचने के लिए, अब माँ ने बच्चे को टॉयलेट कमोड के अंदर जो था वो डिलीवर किया और बच्चा वो सीवरेज पाइपलाइन में फंस गया। अब अल्लाह जाने सही स्टोरी अंदर क्या है, माँ बाप ने जान के किया। ये जो स्टोरी सामने आई उसमें यह था शाजिया कि माँ ने ही कहा, माँ ने ही फायर फाइटर्स को बुलाया और उसमें से निकाला, उसको निकाला गया। और अब तो पूरा चाइना उससे हमदर्दी कर रहा है, उस बच्चे से भी। मगर बात यह है कि वहां बाप जो है वो भाग गया, क्योंकि ये जुर्म था वहां पे, मां तो भाग नहीं सकती थी। मगर मैं आपको बताऊं कि चाइना में एक तरफ तो दौलत और शंघाई की बिल्डिंग्स हैं, उसके नीचे बहुत खौफनाक गुर्बत है, 700 मिलियन आदमी वहां पे गुर्बत की लकीर से नीचे रहता है। तो वहां पे इशू ये है कि ये एक नस्ल जवान हो रही है जो वहां की सिटीजन ही नहीं है, पैदा वो वहीं हुए हैं लेकिन वहां की वो सिटीजन ही नहीं है। देखें ना कि खुदा ने जिसको इस दुनिया में लेकर आना है, जिसकी किस्मत का अल्लाह ताला ने लिखा, उसे कोई रोक अब तो वो बेबी एक यानी इतने आर्डील से गुजरने के बाद छोटा सा बच्चा आप देखेंगे सिविल लाइन में क्लास में सब फंसा किस तरह, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि वाकई जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे, छोटा सा बच्चा। हेरल्ड ट्रिब्यून ने एक बड़ी खौफनाक स्टोरी कैरी की थी लास्ट वीक जो मैंने पढ़ी, और मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए कि बताया गया कि चाइनीज हुकाम बाज और प्रेग्नेंट वुमेन जो 8 माह की हैं उनको लेके जाते हैं, अगर दूसरा बच्चा वो पैदा करना चाह रहे, किस बुरे और बेरहमाना तरीके से उनका ऑपरेशन किए जाते हैं और ब्लड के साथ वो घरों को वापस जाती हैं। एक चीज़ है, दूसरी वहाँ पे $3200 जुर्माना है दूसरा बच्चा पैदा करने का। जो अमीर लोग हैं वो 2-2, 3-3 बच्चे भी पैदा कर रहे हैं, $3200 जुर्माना पे करते हैं और वो कर लेते हैं। गरीबों की कहानी आपने सुन ली। अब तो वहाँ पे चाइनीज जो है, जो शंघाई की बात कर रहे हैं, वो जाके बैरून मुल्क जो है जहाँ पे लाज नहीं है उनके करीब बैंकॉक हैं या दूसरे वहाँ पे
थाईलैंड वगैरह, वहां पे बच्चों को डिलीवर करके वापस आते हैं। सो चाइनीज हुकूमत की जो, और इस पे पूरी दुनिया में कंसर्न है, ये ह्यूमन राइट से रिलेटेड जो भी इश्यूज उठते हैं, सबसे बड़ा ये आता है कि आप इंसानों को राइट नहीं दे रहे कि वो 2 बच्चे करना चाहते हैं, आइसोलेशन से निकलना चाहते हैं, एक बच्चा सारी उम्र आइसोलेशन का शिकार रहता है। लेकिन चाइनीज की बहुत खौफनाक किस्म की स्ट्रिक्ट पॉलिसी है। चाइना की अब एक तरफ तो हमें उसकी तरक्की के बड़े वो जो स्काई स्क्रैपर्स नजर आते हैं, मगर उसकी कास्ट बहुत बड़ी है। जब से डेंग ज़ियाओपिंग का ये नजरिया आया था, तो उसमें ये जो है ये जो वाकया हुआ है, ये उसी यानी उसका एक शाखसाना है जो वाकई वो सिस्टम है। तो मेरे ख्याल में आगे आपने बात करनी है। हाँ, इनायत हुसैन भट्टी आज उनकी बरसी है, तो मैं थोड़ा सा ये अर्ज कर दूं कि वो 1928 में गुजरात में पैदा हुए और फिर वो एक जिम्मेदार जो कॉलेज था, जिम्मेदारा कॉलेज जिसे कहते हैं, वहाँ से ग्रेजुएशन के बाद लाहौर आए थे और यहाँ आके उनकी MAO कॉलेज के हॉस्टल में ठहरे। फिर यहाँ पे G.H. चिश्ती से उनकी मुलाकात हुई और जो बहुत बड़े उनके जो यानी इनकी गायक होने के हवाले से इनकी जो एक है, और फिल्में भी इन्होंने बहुत बनाई, सुपर हिट फिल्में दी, लेकिन एक बहुत बड़ा नाम था पाकिस्तान की। जाते जाते क्लासा साहब और काई साहब, इनका एक सॉन्ग मैं अपने प्रोड्यूसर से कहूंगी कि प्लीज वो प्ले कर दीजिए। जाने से पहले हम आपसे इजाजत चाहेंगे और प्रोग्राम के लिए आप हमें फीडबैक दीजिए खबर@duniatv.tv पर। और जाने से पहले इनायत हुसैन भट्टी का ये सॉन्ग सुनिए। कुछ हारियां अखियां दिल तू होसी कदू दीदार हो दिल बर मिले